आज लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 102(1) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है राहुल गांधी को। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता तमाम सारी बातें कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अब बात यह है कि इसके आगे कांग्रेस की रणनीति क्या, क्योंकि यह अदालती मामला है, अदालत ने फैसला सुनाया, उसके बाद जो भी देश में कानून है, जो भी नियम कायदे हैं, उनके तहत लोकसभा ने भी सचिवालय ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन कानून के तहत अब बड़ी अदालतों में जाने का अधिकार सबको है और बहस इस पर है कि यह बहुत कुछ जल्दबाजी में तो नहीं हुआ कहीं फैसला आने के बाद। इसमें भी चूंकि कानून के जानकार अपना अपना तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी बोलते रहे हैं, क्या उस पर भी अब एक तरीके से चर्चा चल निकली है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और आज कांग्रेस ये कह रही है, उनके तमाम बड़े नेताओं के जो ट्वीट हैं, जिसमें हम बात करें कि राहुल का ही ट्वीट, राहुल ने कहा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल भी जाएंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जो बहन है, उन्होंने कहा, जिस आवाज ने बीजेपी को सबसे ज्यादा डराया है उसे खामोश कर रहे हैं। डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं, राहुल को सच बोलने की सजा मिली, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अब सारी चीजें सामने हैं देश के, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कानून अपना काम करता है, कानून का राज है, तो कानून के फैसले हैं। अब जिन्हें कैसे देखा जाए इस पर भी चर्चा है। तो आज की इस चर्चा को हम शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि भारत के राजनेता इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा। लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है। तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से,
अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनके भारी पड़ेगी। इंदिरा जी को भी इन्होंने जो है उस वक्त में तंग किया था, पार्लियामेंट निष्कासित कर दिया था, उसके नतीजे भुगत लिए, आंधी चली इंदिरा गांधी की और पार्लियामेंट में भारी बहुमत से वो कामयाब रही, प्राइम मिनिस्टर बनी वापस। अब मैं कह सकता हूं जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को बड़े चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। देखो, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि उनके नेता राहुल गांधी लगातार अपशब्दों का प्रयोग ओबीसी समाज की सरनेम के ऊपर करते रहे और ये अपशब्द किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, भारत में योगदान देने के लिए अपमानित करने वाला शब्द है। और ये कोई पहली बार नहीं किया है। वो तो यहां से बोलते बोलते इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि लंदन में जाके भारत के लोकतंत्र को भी अपमानित कर रहे हैं, भारत की संसद को भी अपमानित कर रहे हैं। और इसलिए मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, उनका भारत तोड़ो का कौन सा एजेंडा है? और सबसे बड़ी बात है, न्यायपालिका के निर्णय की अपील होती है। न्यायपालिका के ऊपर क्वेश्चन आज तक कभी किसी ने नहीं किया। सबको इस न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। वो न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं, वो संसद का भी अपमान कर रहे हैं और वो ओबीसी समाज की छोटी जातियों का भी अपमान कर रहे हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मुराद अली जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी हैं और दिल्ली से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास जी रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले प्रतीक सिंह जी के पास चलेंगे। प्रतीक सिंह जी, अदालत ने एक फैसला दिया, 4 साल मामला चला, आपकी तरफ से भी पक्ष रखा गया होगा, मतलब राहुल जी की तरफ से भी, और उसके बाद जो संविधान कहता है, जो नियम कायदा कानून है, उसके तहत लोकसभा सचिवालय ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें उनको अयोग्य पाया गया। कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। सच्चाई के लिए मर जाएंगे, जन जन का यही प्रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और ये जो आज राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है, उसका सार सिर्फ एक ही है। ये आप देखो, आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये सार है।
क्योंकि जब से ये पोल पट्टी जब से संसद में खोली है राहुल गांधी जी ने कि अडानी जी से मोदी जी का रिश्ता क्या है, तब से आप देखिए पहले तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी इस बात पे, और उसके बाद में स्टे ले लिया गया था, जो जिस महोदय ने याचिका दी थी कि पहले कोई और जज था, एक्स जज था, उसके मजिस्ट्रेट, उसके खिलाफ आपने कोर्ट में स्टे ले लिया। और जैसे ही ये पोल पट्टी बाहर खुल के आई कि अडानी जी के साथ मोदी जी का क्या रिश्ता है, तो जज बदल दिया गया, उसके बाद में उन्होंने स्टे वापस ले लिया। उसके बाद देखिए ये जो आप बोल रहे हैं बहुत गंभीर आरोप है ये। आप ये कह रहे हैं, अब सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि भारत की जो अदालतें हैं वो किसी प्रभाव में काम कर रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप प्रोसेस क्या कह रहे हैं, प्रोसेस आप समझिए, आप प्रोसेस में आपको प्रोसेस में कंक्लूजन तो आप देख चुके हैं, मैं प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2019 का ये मसला है, 2019 के मसले के अंदर ये जो एमएलए थे एक मोदी सरनेम के, वो गए वहां पे। पहली चीज तो राहुल जी ने उस सभा के अंदर सवाल पूछा था, ना कि आरोप लगाया था। वो गए, उसके बाद में जब मिस्टर एक्स जो मजिस्ट्रेट थे उनके पास में ये मसला था, वो उनके पास रहते हुए ये मामले में वो हाई कोर्ट चले गए, एमएलए साहब की आप इस पे स्टे कर ले लीजिए। और जब ये 7 फरवरी को ये बोला गया, उसके बाद बड़ी प्रतीक जी अदालत की बात अदालत में हो गई, 4 साल मामला चला, बड़े बड़े वकील आपकी तरफ से भी खड़े किए गए, उन्होंने भी मामला लड़ा होगा, फैसला आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये फैसला यहीं पे प्रभावी, इसके बाद भी भारत में बड़ी अदालतें हैं। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये बार बार कहा जा रहा है, वो सारे आरोप अपनी तरफ अपनी जगह ठीक हैं कि देश का लोकतंत्र अभी किस स्थिति में है, सरकार कैसे काम कर रही है, लेकिन यहां फैसला आया है अदालत से, और जो सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है उसमें भी आप देखिए अनुच्छेद 102(1) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और 2013 का भी जिक्र देखिए, राजनीतिक दल मित्र आपके कर रहे थे। सवाल यह है कि कायदा कानून किसने बनाया? संसद नहीं तो बनाया। नहीं, कायदे कानून का असम्मान करो, अदालत जाओ। संसद हम बिल्कुल जाएंगे, हम लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे हम लोग सहमत नहीं है और बिल्कुल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने पिछले 75 साल में कभी देखा है कि आपके आर्टिकल 500 के अंदर जो मैक्सिमम सजा होती है 2 साल की, वो कभी हुई हो? उसके बाद में बिजली के प्रवाह के साथ में इस तरीके का डिसीजन ले लिया गया, कभी हुआ है क्या आज तक? आप एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जी कहीं दोबारा आकर के संसद में मोडानी का पूरा पोल पट्टी ना खो दे, तो उसके लिए सिर्फ चुप कराने की तो चुप नहीं होंगे। और सवाल जो हमने उठाए संसद में, वो संसद से लेकर सड़क तक वो सवाल उठाते रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से मैं 3 सवाल जो उन्होंने किए थे वो दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं नहीं, बस 3 सवाल मैं रिपीट कर देता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अडानी जी कितनी बार एक साथ विदेश यात्रा पे गए, प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश यात्रा जाने के बाद में अडानी जी कितनी जगह विदेश यात्रा पे गए, और उनके विदेश यात्रा जाने जहां पे भी प्रधानमंत्री जी गए उसके बाद कितनी जगह से उनको टेंडर मिला, ये बता देना। ये क्यों नहीं बता रहे? इन सवालों से क्यों भाग रहे हैं? अदालत में मामला ये तो था नहीं, अदालत में मामला था कि मैंने आपको बताया ना, ये मामला था। ये देखिए, ये सिर्फ इस वजह से संसद से ये बिल्कुल इसी वजह से कांग्रेस बहुत गंभीर टिप्पणियां कर रही है, और हम बिल्कुल गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं। जेल में डालने हैं मेरे को, यहीं से ले जाइए स्टूडियो से, हम तो जेल में जाने को तैयार हैं। जेल में डालिए ना, आपने बाहर को छोड़ रखा है, लेकिन जनता की आवाज हम उठाते रहेंगे। हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुराद अली जी हमारे साथ है। मुराद अली जी, आपने सुना कांग्रेस प्रतिनिधि को, और हम दिन भर से सुन रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं को, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है राहुल जी जो कह रहे थे वही एक तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। 2 बातें हैं अभिषेक जी। अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी का आपने खुला स्टेटमेंट सुना। पहला तो मैं कह रहा हूं, इनसे पूछ भी रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं बताते कि राहुल गांधी जी ने कहा क्या था, बोला क्या था जिस मामले पर। जी क्लिप चलवा दीजिए आप। नहीं, वो अदालत में हो चुका है, ऐसा है, हम उस पर नहीं जा रहे किसने क्या, वो फैसला आ गया, उसको चैलेंज करिए बड़ी अदालत में। अभिषेक जी, मेरा उद्देश्य दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस ने लब्बो लुबाब सिर्फ एक प्रकरण पे पूरी जनता को घुमाने की कोशिश की है कि साहब न्यायपालिका को प्रभावित करके, और खुले तौर पे इन्होंने स्वीकार भी किया है, न्यायपालिका को प्रभावित करके अपने मनपसंद का फैसला करा के राहुल जी को सजा करा दी। मैं कहता हूं कि किस विषय पर, किस अपराध में, किस जुल्म में, ये कांग्रेस का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने ये गलती की थी, ये अपराध किया था, ये नहीं बोले। नंबर 2, अब देखिए एक पूरक सवाल में मैं अभिषेक जी उसी को कंक्लूड कर रहा हूं। दूसरी बात, 3 सवाल इन्होंने कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश में आरटीआई लाने वाले, सूचना का अधिकार लाने वाले,
अगर टीवी चैनल पे बैठ के सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके प्रतीक जी बोले दीजिए, अभी समय आपके पास है। तो अगर आप ये करना कुछ नहीं चाहते, बिना एग्जाम दिए पास होना चाहते, लेकिन मुराद अली जी देखिए, बेचैनी कांग्रेस की यहां भी समझनी पड़ेगी कि आप जब से संसद का बजट सत्र चल रहा है, उसका दूसरा फेज हो, उसमें लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को संसद से निलंबित करिए। ये बात तो आप लोग मांग कर रहे हैं ना, सरकार के मंत्री आके ये बात कह रहे हैं कि माफी नहीं। इसलिए कांग्रेस इस बिना पे ये कह रही है कि क्या एक तरीके से राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर को आप लोग जोर से धक्का मार रहे हैं पीछे? नहीं, ये गलत है अभिषेक जी। न्यायपालिका में सरकार का कोई दखल नहीं है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अगर कोई एफआईआर दर्ज कराई, कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और उस पर अगर कोई न्यायपालिका को लेकर सवाल नहीं किया है मैंने। मैं निवेदन आप देखिए, आप पर सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं कि 2014 में आपने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत जी। अब आप कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी को से आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि राहुल गांधी बहुत बड़े सवाल आपके सामने रख रहे हैं, उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए आप उन्हें एक तरीके से कॉर्नर कर रहे हैं। देखिए, बड़े बेबुनियाद और निराधार सवाल हैं अभिषेक जी। मैं बताऊं, कांग्रेस के पास काम कुछ बचा नहीं, जनता ने इन्हें ठुकरा सा दिया। अब ये क्या है, जनता से सहानुभूति लेने के लिए इस तरीके के ढोंग रच रहे हैं और इस तरीके की रचना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, राहुल गांधी जी जितने पूरे देश ने राहुल गांधी जी को कभी गंभीरता से ही नहीं लिया, ये आपने भी देखा होगा। नहीं। आप मुझे ये समझाएं कि अगर आप संसद की बात सड़क पे और सड़क की बात देश में, देश की बात विदेश में, और जिस तरीके से आप एक्चुअल में आलोचना नहीं कर रहे, आप बदनामियां करते फिर रहे हैं। आपको गाली देने का लाइसेंस मिल जाए, बदनामियां तो चाहते हैं। देखिए, वो राहुल जी जो कह रहे हैं जी, आज वो सांसद नहीं है, अयोग्य ठहरा दिए गए हैं, लेकिन जब वो सांसद थे वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि मेरी आवाज, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मैंने जो भाषण दिया वो हटा दिया जाता है, मैंने तो वो सब कहा। सवाल वो बहुत बड़े खड़े कर रहे थे, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि अगर आपके पेगासस लगा हुआ तो लाइए, आपके फोन दे दीजिए। जमा क्यों नहीं कराया आपने? आप सुनिए, न्यायालय ने जब आपको कहा कि आपने आरोप लगाया कि पेगासस हमारे फोन में, तो आप उसकी जांच क्यों नहीं कराई आपने? आप ऐसा है कि बरखाना और बरगलाना बंद कीजिए, पूरी पिक्चर सामने रखिए। मुराद अली जी, देश तो सब देख ही रहा है, आपको भी देख रहा है, इनको भी देख रहा है, इसके अलावा जो प्रतिपक्ष है उसको भी देख रहा है, देश सब कुछ देख रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जेडीए लाए हैं शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें मेट्रो एनक्लेव, शौर्य नगर, आरआर नगर, वेस्ट वे हाइट्स, प्रियदर्शनी नगर, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी जेडीए द्वारा मार्च माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी प्राइम टाइम। हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास जी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही? जी सुरेश जी, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, मामला अदालत का था, अदालत से फैसला आया, संविधान के तहत जो भी नियम कायदे कानून है सदन से अयोग्य घोषित हुए वो। अब दिल्ली का तापमान क्या कह रहा है राजनीतिक? देखिए अभिषेक, दिल्ली का तापमान यह है कि इस फैसले के बाद में सबसे बड़ी जो एक चीज दिखी है कि जो विरोधी दल आज से 2 दिन पहले तक कांग्रेस के साथ आने तैयार नहीं थे, या जो राहुल गांधी को लेके अपने रिजर्वेशन सकते थे, उन विरोधी दलों के नेताओं के जो बयान आए हैं
वो बयान ये जाहिर करते हैं कि कम से कम इस फैसले में विपक्ष को एक होने का और खासकर मोदी सरकार के खिलाफ एक होने का एक मौका दिया है। वो कितना हो पाता है वो एक अलग चीज है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इन दोनों की टिप्पणी और अरविंद केजरीवाल जो बिल्कुल ये हमेशा से एक बहुत बड़ी दूरी कांग्रेस से बना के चलने की बात करते हैं, उनका बयान, तो ये टीआरएस का भी बयान आया है, टीआरएस का भी तो है ही। और कांग्रेस में चिंता के साथ में अब एक चीज और है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 1978 में इंदिरा गांधी को जब ये अपना सदस्यता समाप्त की गई थी विशेषाधिकार हनन के मामले में लोकसभा से तिहाड़ जेल भिजवा दिया गया था, उस मौके का फायदा उठाने का कांग्रेस ने कोई मौका नहीं छोड़ा था। 1980 के परिणाम सबके सामने है। कांग्रेस हालांकि अब उस स्थिति में नहीं है जो 1980 में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस ने जो आज अपने इरादे जाहिर किए हैं, अभी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है और उस बैठक के दौरान क्या होता है, सारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो किस तरीके से राजनीतिक रूप में इसको भुना पाते हैं वो एक देखने की बड़ी बात होगी। कारण कि ये कानून अपनी जगह है, कानून के प्रावधान अपनी जगह है, लेकिन माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में या जो चुनाव कर्नाटक से लेकर जम्मू कश्मीर की बात करें, फिर उसके बाद में 3 बड़े राज्यों में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि कहीं कहीं राजनीतिक रूप से राहुल गांधी चर्चा में रहे, तो वो उनके लिए एक कमजोर कड़ी साबित होते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कांग्रेस के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा लेने की, तो ये माना जा रहा है कि फैसला जो आज हुआ है इस फैसले को 1-2 दिन रोका जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, अब आज आप ये देखिए कि जैसे ही सदस्यता समाप्त हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अनुराग ठाकुर ये कहते हुए सुनाई दी है कि साहब कांग्रेस में ऐसे कौन से लोग हैं जो राहुल गांधी को निपटाना चाहते थे। उनका इशारा सीधे सीधे तौर पर यह था कि महारानी जैसे मामले को कांग्रेस के नेताओं ने बहुत हल्के से लिया, जहाँ पे बड़े बड़े वकीलों की फौज है। आज तक चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ, मेरे ध्यान में इस तरीके का कोई मामला नहीं आया कि इतनी हाफ सजा महारानी के मामले में दी गई हो और वो म्युनिसिपल कोर्ट में दी गई हो। लेकिन इसका साफ एक जाहिर है कि अब कानून क्या कहता है, कानून की धारा 499 क्या कहती है, धारा 500 क्या कहती है, क्या उनकी पालना हुई कि नहीं हुई, वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि फैसला आ चुका, मैं मेरी बात में मैं पूरी कर लूँ, उसके बाद आपके सवाल पे भी आऊंगा मैं। वो कानून का मामला एक अपनी जगह है, लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है। नहीं, और कांग्रेस जो आज बैठक कर रही है, कांग्रेस की कोशिश ये है कि इंदिरा गांधी के तरीके से इसको भुनाया जाए। नहीं, इंदिरा गांधी ने भुनाया था, राहुल गांधी इंदिरा गांधी तो है नहीं, पहली बात, और अभी कांग्रेस उस स्थिति में है भी नहीं। सवाल ये है, सवाल तो सुनिए, अब फिर मैं आपकी राय जानूं। 2013 में एक अध्यादेश लाई थी कांग्रेस, मनमोहन सिंह सरकार, बिल्कुल, उसको इन्होंने कहा था कि फाड़ दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां है ना नॉनसेंस करके। और भारत की राजनीति में, भारत के एक तरीके से नागरिक समाज में ये बात उठती रही है कि संसद में कितने लोग हैं इस तरीके से जिन पे सजाएं हैं या मामले चल रहे हैं, उनको कितना आगे, है ना। अब सवाल ये है कि यहां से कांग्रेस इस मामले को कैसे टर्न करती है, क्योंकि ये बातें भी सीधी सी बात है सामने आएंगी कि आप जब इस बात को नहीं मान रहे थे तो फिर आपको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था कि सर ठीक है, सजा हमको दी है, हम दोबारा से चुन के आ जाते। नहीं, ये इसमें इस्तीफे की बात कानूनी रूप से नहीं बैठती। आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सोनिया गांधी के मामले को और राहुल गांधी के मामले। सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया था, सही बात है। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी के पास में इस्तीफा देने का ऑप्शन था नहीं, कारण कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) है, वो ये कहती है कि जैसे ही किसी जनप्रतिनिधि को कोई अदालत अयोग्य सजा याफ्ता घोषित करती है या दोष सिद्धि करती है, उसी वक्त से उसे अयोग्य घोषित माना जाएगा। ठीक है। ये धारा 8(3) कहती है। जो आपने सवाल ऑर्डिनेंस की बात की,
वो थी धारा 8(4), जिसको ली थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर असंवैधानिक घोषित कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा कि इसमें अगर सदस्यता अगर आपको बचानी है तो आपको हायर कोर्ट से कन्विक्शन पे स्टे लेना होगा, ना कि सब। देखिए बहुत एक हेडलाइन डिफरेंस है। नहीं सुरेश जी हम आएंगे आपके पास, सुरेश जी हम आएंगे आपके पास। आप कानून के विद्यार्थी हैं। फैसला अदालत से आता है जहां 4 साल तक मामला चलता है। बड़े बड़े वकील खड़े किए गए होंगे, मामला चला होगा, सब कुछ सुना होगा अदालत ने, फिर अदालत ने एक फैसला दिया। उस फैसले को चैलेंज अदालत में ही किया जाएगा, बड़ी अदालत में, जो उससे बड़ी अदालत है ना। लेकिन अभी स्थिति ये बन रही है कि इसमें जो पक्ष है कांग्रेस के चूंकि बड़े लीडर इसमें हैं, कांग्रेस इस फैसले पर सवाल तो उठा रही है, लेकिन सवाल इस तरीके से उठा रही है, कांग्रेस ये कह रही है और अब तो जोर शोर से कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो प्रभाव में। ये इसको आप कैसे मानते हैं? ये लड़ाई फिर किधर जाती है? नहीं, कांग्रेस के लिए तो आप ये देखिए कि जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तभी इस बात को मैं लेकर ये सवाल खड़े किए जाने लगे थे कि राहुल गांधी को शहीद करके ही कांग्रेस जो है वो अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल शहीद का दर्जा दिलाने की स्थिति हो गई है। तो उस वक्त से ही आशंका, संभावना, जिसको आप जो मानिए वो मानिए, ये जो जितने भी राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने इस बात की आशंका ये खड़ी करी थी कि राहुल गांधी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। हमने भी इस तरीके को इस चीज को लेकर एक बड़ी चीज हमने भी उस वक्त हमने रसायन पत्रिका में इस चीज को छापा था, कांग्रेस की क्या थी। तो आज कांग्रेस जो है, आज कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया, उसमें इंदिरा गांधी 1977-78, 2023 राहुल गांधी की फोटो लगा के वो पोस्टर बड़ा ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये कांग्रेस ये कहती आ रही है कि अत्याचारी आपकी आवाज छीन लेंगे लेकिन जनता का सहयोग। तो आप ये मान के चलिए कि अब ये पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस की रहेगी। बिल्कुल नहीं, क्या बोलने वालों का मुंह जी। सुरेश जी आप हमारे साथ रहिए, अभी हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का अगला दाव अब क्या है। हमारे साथ अनंत मिश्र जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक हैं। अनंत जी, यहां से अब कांग्रेस का अगला दाव क्या? क्योंकि कांग्रेस अपने पत्ते लगभग अब खोल रही है। कांग्रेस जो कह रही थी उस लड़ाई को संभवतः, जैसा सुरेश व्यास जी भी कह रहे हैं, बड़ी मीटिंग चल रही है, सारे विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं। ये संघर्ष अब सड़क पे दिखाई देगा? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से सड़क पे संघर्ष दिखाई देगा। और कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसके बाद जो उनको जन समर्थन मिला, और ये जो एक एपिसोड हुआ, आज उनका सजा सुनाई गई 2 साल की और आज सदस्यता समाप्त हो गई। कल हो सकता है चुनाव आयोग वायनाड सीट को रिक्त घोषित करके उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दे। ये तो एक कानूनिक संवैधानिक पक्ष है, अभी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सदस्यता समाप्त होने को लेकर भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ दूसरा सवाल खड़ा कर रहा हूँ। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि मैं बोलने की कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर बोलने का है तो मैं यहां से जेल जाने को तैयार हूं। अभिषेक जी, कांग्रेस में अगर रणनीतिक रूप से राजनीतिक लड़ाई के लिए समझ होती तो मेरा मानना है कि कल राहुल गांधी को जमानत नहीं लेनी चाहिए थी, सीधे जेल जाते राहुल गांधी, और जनता में ये मैसेज देने की कोशिश करते कि मुझे बोलने की सजा दी गई है और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। प्रियंका गांधी कहती कि हम डरेंगे नहीं, राहुल गांधी को डराया जा रहा है। और एक तरफ कांग्रेस जमानत लेके सड़कों पे जो आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया, किसके खिलाफ? अदालत के खिलाफ। सवाल क्या अदालत को फैसला नहीं देना चाहिए? लालू यादव को जब सजा होती है 4 साल की, चारा घोटाले में 5 साल की, उनकी सदस्यता चली जाती है। कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा कि उनकी सदस्यता क्यों चली गई। आजम खान की सदस्यता गई है, आपके रशीद मसूद की सदस्यता गई है, भाजपा के भी 2-3 नेता हैं, अशोक चंदेल जो हत्या के मामले में उनको उम्र कैद हुई, उनकी सजा गई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा, लिली थॉमस वाले में, कि जो भी सांसद या विधायक जिनको 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसमें कांग्रेस अगर हल्ला मचा रही है, भाजपा का कोई प्रवक्ता हल्ला मचाए कि साहब मेरे विधायक की सदस्यता क्यों चली गई, और फिर मनमोहन सिंह जी तो ऑर्डिनेंस लेके आए थे ना
कि इसको रद्द कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है। नहीं, वो ऑर्डिनेंस इसीलिए लेके आए थे। हाँ, इसीलिए इसमें लेके फिर आए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होंगे, जब होंगे और दबाव की राजनीति थी, कांग्रेस के अंदर भी दबाव, लेकिन उसे नॉनसेंस कह के फाड़ दिया राहुल गया। गांधी ने उसको नॉनसेंस कह के फाड़ दिया। मतलब राहुल गांधी चाहते थे कि जिसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो उसको जेल जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए तुरंत, और उसकी अयोग्यता, उसको संसद से तुरंत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। जब आज राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए तो मेरा मानना है कि कांग्रेस, अगर राहुल गांधी जेल जाते और फिर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जमानत के लिए करते तो शायद कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलता। जहां तक आपने विपक्षी एकता की बात की है, अभिषेक जी आपको अच्छी तरह याद होगा कि विपक्षी एकता को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन हो, ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे टीआरएस चंद्रशेखर राव हो, चाहे मायावती, ये राहुल गांधी को कतई नेता नहीं स्वीकार कर सकते। उनकी नजर में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद ये बात कल से पहले तक थी। कल से आज जो स्थिति बन रही है, देखिए लोग बयान भी नहीं दे रहे। नहीं अभिषेक जी, अब जो बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि क्या एक मौका कांग्रेस के पास है जिसमें वो सारे विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से जोड़ ले। उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो ये मौका कांग्रेस के पास है, ये कौन करेगा, इस पर विचार करें। खड़गे को कांग्रेस ही कह सकती है कि विपक्ष का नेतृत्व वो करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ 77 से लेकर और 96-98 तक विपक्ष में नेता पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर सवाल किसी ने खड़ा नहीं किया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे ममता बनर्जी भी उनके मंत्रिमंडल में रही, जयललिता भी उनके मंत्रिमंडल में रही। लेकिन आज मोदी के सामने कौन, इसको लेके विपक्ष राहुल गांधी के नाम पर एक मत नहीं है। और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि विपक्षी एकता सिर्फ इस मुद्दे तक विरोध करने तक है या मोदी के खिलाफ किसे चेहरा बनाया जाए, इस पे विपक्ष एकजुट होता है। प्रतीक जी, ये जब फैसला आया था 2013 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी और एक अध्यादेश आता है, और वो इसीलिए आया था अध्यादेश, भाई चूंकि राजनीतिक तौर पे इस पे आगे जाके तमाम सारी चर्चाएं होंगी, यदि किसी की संस्था तो तत्काल ना जाए, इतना भर था अध्यादेश, उसे फाड़ दिया राहुल गांधी ने। ये फैसला जो आया है इसमें भी मुकदमा चला है, तर्क, और राहुल गांधी ने माफी मांगी नहीं, जबकि इस तरीके के मानहानि के मामले अक्सर माफी मांगने से मामले शांत हो जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बाकी हर राजनीतिक पार्टी का उदाहरण है। देखिए अब सवाल यह है कि जब कोई फैसला आया, जैसे अनंत जी कह रहे हैं, राजनीतिक माइलेज ही लेना था तो सलाखों के पीछे बैठ जाते। नहीं, मैं आपको आनंद जी को करेक्ट कर देता हूं। पहली चीज तो जब कल सजा सुनाई गई तो उसको 1 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया, जमानत नहीं ली गई क्योंकि आपके पास में ये समय है। दूसरी बात, जो सदस्यता रद्द करने वाली बात है वो यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, जब 1 महीने के लिए उस सजा को पोस्टपोन किया है सीजेएम कोर्ट ने ही, तो फिर इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई? तीसरी बात, अनंत जी करेक्ट करिए जरा, तीसरी बात करेक्ट करिए। उन्होंने 1 महीने का समय दिया है, उन्होंने कन्विक्शन को रोक नहीं लगाई है, उसको रद्द नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ 1 महीने का समय दिया है कि आप हायर अदालत में जा सकते हैं। सीधी सी बात है कि उसके तत्काल वास्ते आपकी, उसका मतलब यही होता है, पोस्टपोन ही होता है उसका मतलब। अगर तुरंत अगर आपको छूट नहीं दी जाती तो आपको तुरंत कोई जमानत वमानत की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपको ये और बता दूं कि आप दूध और पानी को कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसी तरह दूध कौन पानी कौन बता रहा हूं ना, क्रिमिनल केस को और आप ये डिफर्मेशन केस को बराबर कर देंगे क्या आप? कि आपने क्रिमिनल केस में बोला कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, डिफर्मेशन केस में मुझे आज तक एक व्यक्ति बता दीजिए आजाद हिंदुस्तान में जिसको पहले केस के अंदर ये सजा हुई हो। आपको याद होगा शांति भूषण जी ने क्या कहा था सीजीआई के लिए, और फिर देखिए अदालत सुनिए प्रतीक जी अदालत के फैसले पे हम सवाल नहीं उठाएंगे, मैं तो उठाने की इजाजत, अदालत का फैसला अदालत में ही चैलेंज होगा। नहीं, अदालत में ही चैलेंज, आप चैलेंज करिए। असहमति होना, असहमत होना गलत बात है। प्रतीक जी जो कह रहे हैं, इसमें जो मानहानि का केस होता है उसमें एक दीवानी होता है, एक आपराधिक होता है। अगर आपने मेरे खिलाफ कोई मानहानि की तो मैं आप पे 10 करोड़ का दावा कर देता हूं, लेकिन पूर्णेश मोदी ने जो केस किया उसमें उन्होंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इन पे सजा चाहिए, और उन्होंने आपराधिक मामला किया, क्रिमिनल ऑफेंस किया उन्होंने कि ये क्रिमिनल आपराधिक मामला है, मुझे कोई इनसे मुआवजा नहीं चाहिए मानहानि के उसमें। और आपराधिक मामले में 2 साल से या उससे अधिक की सजा में सदस्यता अपने आप जाती है। ये लिली थॉमस का फैसला। मैं उसको भी करेक्ट कर देता हूं। जब फौजदारी
फौजदारी के अंदर जब आपराधिक मामले आप बोलते हैं तो 202 के अंदर जहां पे अपराध हुआ होता है या तो सीजेएम कोर्ट पुलिस को बोलता है या खुद इन्वेस्टिगेशन कराता है, वो तो कराया ही नहीं। अगर आप उसको 202 का सिर्फ 202 का उल्लंघन है तो ये सब आगे बड़ी अदालतों में कहिए ना जाके। नहीं आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक सुनवाई हुई है, मैं आपको तारीख बताता हूं, चलिए अभी बताता हूं मैं आपको। हम अदालत नहीं लगी हुई है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सारी बातें अदालत में, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता, आप बोल रहे हैं सुनवाई हुई है, तो कितनी सुनवाई हुई है नहीं बता रहा हूं मैं आपको। हम सिर्फ इतना सुनवाई हुई है, ये पता लगना चाहिए कि जनता को नहीं पता लगना चाहिए कितनी सुनवाई हुई है। आप बोल रहे हैं प्रतीक जी, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, मेरा सीधा सवाल है, भारत की अदालतों में आपका विश्वास है या नहीं? अच्छा फिर आप बोलिए सीधा। चलिए मैं बता देता हूं, हमारा तो विश्वास है। आपने किरण रिजिजू से पूछा कि जब वो अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकीलों को बोलते हैं वो तो देशद्रोही थे, आप पूछ रहे हैं ना, पूछा आप पूछ रहे हैं और हम पूछ रहे हैं, उनका है कि नहीं? साफ दिखाई दे रहा है, आप पूछिए ना। सुनिए, मैं तो आपके सामने पूछ रहा हूं, जोश में मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, तो क्या होता है, मेरी बात सुन लीजिए, वो डिफॉर्मेशन है। अरे सुनिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। राहुल जी इसी बात की सजा पाए। अच्छा मैं तो बोल रहा हूं ना, जोश में होश ना खोए। क्या बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोले, क्या बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोले। और यदि अभी भी आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं, अभिषेक जी, किरण रिजिजू जो देश के कानून मंत्री है, उन्होंने क्या बोला था? क्या बोला था आपको पता है? नहीं पता, मैं बता देता हूं। आप अदालत गए उनके खिलाफ? तो अच्छा आप अदालत जाए, हर चीज को लिए अदालत चले जाएं। आप इनसे पूछ लीजिए ना कि इनका हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे, इनसे पूछिए, हम आएंगे आपके पास, विश्वास है कि नहीं है, इनसे भी तो पूछिए। हम आएंगे आपके पास। थोड़ा सा जोश में होश ना खोएं। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ें, हम उनसे ही पूछ रहे हैं, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा हमारा इशारा जो है वो आप समझ रहे हैं। हम अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी ना कर रहे हैं, ना हम अदालत के फैसले को डिस्कस कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें आप अदालत की लड़ाई अदालत में, राजनीति की लड़ाई राजनीतिक मंच पर लड़ी जाएगी। संसद ने अयोग्यता से करार अयोग्य साबित किया है, अयोग्य करार दिया है, आप उसको कानूनी तरीके से लड़िए, जाएंगे ना उसके अंदर, मना किसने किया? ठीक है, लेकिन जिस तरीके की टिप्पणियां आज हो रही है, ये जो क्यों हुई है, ये फिर मैं बता देता हूं। ये सिर्फ इसलिए हुई है आज, इतनी जल्दबाजी जो दिखाई गई है कि आज जो करी गई है वो सिर्फ इसलिए हुई है। तो ये सब एक लाइन का जो एजेंडा है, क्योंकि आपको जेपीसी से भागना है। इस देश में क्या पहली बार जेपीसी की मांग हो रही है? पहले जेपीसी नहीं बनी क्या? जब बहुमत आपका है, प्रधानमंत्री आप हैं, आपके पास 303 एमएलए हैं, राज्यसभा में आपके पास में एमपी ज्यादा हैं, लोकसभा में आपके पास 303 एमपी हैं, तो आपका बहुमत ज्यादा होगा ना जेपीसी के अंदर। बिठाइए ना जेपीसी। जेपीसी से भाग क्यों रहे हो? पहली बार मांग नहीं हो रही है। कांग्रेस का रास्ता, जब भी जेपीसी की मांग हुई थी जेपीसी बैठी है, तो आज आप क्यों भाग रहे हैं जेपीसी से? आज भी हमारा मुद्दा यही है, कल भी हमारा मुद्दा यही रहेगा और परसों भी। जब तक जेपीसी से डिमांड हमारी जो पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। देश पर आई इस विपदा के समय पत्रिका ने सही मुद्दे उठाए, आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, ना ही मुंह सी कर बैठे और शासन को उन मुद्दों पर कार्यवाही करने पर मजबूर किया, क्योंकि जब सच सामने लाया जाता है तभी तो प्रशासन की आंखें खुलती है। हमारा विश्वास है कि पत्रिका हमेशा समाज के हर पीड़ित की लड़ाई लड़ती है और जीतती है। पत्रिका, निर्भीक, निष्पक्ष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मुराद अली जी हैं। मुराद अली जी, पूरा प्रतिपक्ष एकजुट हो रहा है और जो काम कल से पहले तक एक तरीके से नहीं होता दिखाई दे रहा था वो होता दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष थोड़ा और बढ़ जाए यहाँ के बाद से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष का विषय नहीं है अभिषेक जी, ये विषय भारत की अस्मिता का विषय है। इसे बहुत गहराई से समझना होगा। इन्होंने लोकतंत्र के सारे स्तंभों पर एक एक करके वार करना शुरू किया है। पहले ये इन्होंने मीडिया को टारगेट किया, इन्होंने देश की एक
चौथे स्तंभ पे इन्होंने वार किया और बहुत बदनाम करने की कोशिश की। मैं आलोचना नहीं कहूँगा, बदनामी कहूँगा। उसके बाद अब न्यायपालिका पर से भी इनका विश्वास उठ गया। अभी जो सवाल आपने इनसे पूछा कांग्रेस प्रवक्ता जी से, ये टाल गए उस बात को, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हमें भारत की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। इसमें कतई कोई संशय, कोई दो राय नहीं। किसी न्याय में अगर त्रुटि हो जाती है, चूक हो जाती है, तो उसका संशोधन, उसका रिवीजन, उसका पुनर्विलोकन ये करने की व्यवस्थाएं पहले से दी हुई है। और जिस कानून की बात आप कर रहे हैं, 1951 का ये कानून था। 1951 के इसी कानून के तहत आप आज इस सजा के भागीदार बने और आप अकेले व्यक्ति नहीं है। डेफर्मेशन जो है मानहानि आईपीसी से बाहर की धारा नहीं है अभिषेक जी। जो भारतीय दंड संहिता में जो धारा दी गई है उसी में से एक धारा है 499 और 500। तो आपका ये कहना कि हम जो है डिफर्मेशन में कोई नहीं गया, देखिए क्रिमिनल एक्टिविटी में, अपराध शब्द में और दोष सिद्ध होने पर आपको ये सजा मिली है, न्याय संगत है। अगर इसमें कोई न्याय निर्णय में कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित तौर पे आपको अपीलेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए, आपके खिलाफ पटना में भी एक केस चल रहा है, सुशील मोदी जी ने केस कर रखा है, आप वहां बेल पे हैं, आप क्यों भूल जाते हैं? कहां कहां जहर उगल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? आपको लाइसेंस चाहिए क्या गाली देने का, किसी सरनेम को बदनाम करने का? आपको क्या चाहते हैं? आप राहुल गांधी जी का साथ देके, और मैं कहता हूं कि आप न्यायालय और न्यायिक प्रणाली पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपको आप ही के कानून पे यकीन नहीं है। आप विदेश की धरती पर जाकर भारत का जो है बदनामी करते हैं, लोकतंत्र खतरे में बताते हैं। लोकतंत्र नाम आपने ये कहा भारत राष्ट्र नहीं है, वो ये भी तो कह रहे हैं कि आप उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप वो ये भी तो कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान घूम के आ गए और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कोई बोलने नहीं दे रहा, कैसी बड़ी अजीब विडंबना है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सुरेश व्यास जी हैं। सुरेश जी, आपको आवाज आ रही? जी सुरेश जी, तो आपको अब क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस मुद्दे उठा रही थी, राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे थे, अडानी वाले मामले पे बहुत दमदारी से मुद्दे उठा रहे थे, जेपीसी चाहती है कांग्रेस, तो प्रतिपक्ष जब एकजुट होगा, क्योंकि अभी सदन में राहुल जी को बीजेपी अलग मुद्दे पे घेर रही थी और प्रतिपक्ष बीजेपी को अलग मुद्दे पे घेर रहा था, आपको क्या लगता है, यहां से चीजें बदलती दिख रही हैं आपको? नहीं, देखिए अब ये सारा जो है वो इस बात पे सेंट्रिक हो रहा है कि वो राहुल गांधी की जो अडानी की बात है वो बात भी आएगी। राहुल गांधी इसी बात को लगातार कह रहे हैं कि वो एक सच्चाई सामने ला रहे हैं, वो एक अपनी बात अपने कहना चाह रहे हैं, उनको नहीं कहने दिया जा रहा। और अब वो इस बात को इसमें ऐड कर सकते हैं कि साहब मैं बोलना चाह रहा था, मैंने लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में भी दिया कि जो मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं उसको मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। वो स्पष्टीकरण का मौका नहीं मिला और आज उनकी सदस्यता समाप्त अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से ये एक कांग्रेस के पास में, राहुल गांधी के पास में की मौका है कि ये उनकी आवाज बंद करने का एक और ये तरीका उठाया गया। अब कांग्रेस कितना इसको भुनाती है, किस तरीके से इसको उठाती है, कांग्रेस में निर्भर करता है। कारण कि हम ये बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जो कांग्रेस इंदिरा गांधी के वक्त की कांग्रेस थी, 1980 की कांग्रेस थी, वो 1980 वाली कांग्रेस आज नहीं है। तो ये एक डिपेंड करता है कि, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की आक्रामकता भी सामने आई है, तो मुझे लगता है कि ये आक्रामकता जो है वो कांग्रेस राजनीतिक रूप से इसको फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अभी आपको मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं मैं आपको, जब मैं नेशनल हेडवांस में इनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, आप याद कीजिए उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने गिरफ्तारी दी थी, ठीक है ना। 9:30 बजे तक राहुल गांधी से उस वक्त पूछताछ हुई थी ईडी में, और ये नेशनल हेडवांस मामले में, और कांग्रेस में अशोक गहलोत समेत कई हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी गिरफ्तारी दी थी, भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी दी थी, खड़गे ने गिरफ्तारी दी थी। तो उस वक्त से ही कांग्रेस ने एक ये चीज बना ली थी। एक चीज देखिए, कोई लेकिन उस समय एक बात थी उस समय सुरेश जी, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा कुछ हुआ या अन्य पार्टियों के साथ हुआ तो कांग्रेस कुछ बोली नहीं। ये दूसरे दल इन पे आरोप लगाते हैं। क्या इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों से चीजें ऊपर आएंगी? आप अभिषेक जी, नहीं, इस चीज से सारी पार्टियां इस चीज को जानती है और ये मामला बिल्कुल एक अलग तरीके का मामला है। और मनीष सिसोदिया के मामले में अगर कांग्रेस अगर ये नहीं बोलती है तो वो एक अलग मामला है।
आप इस चीज को कहीं न कहीं हमें एक अलग नजर से देखना पड़ेगा। इस नहीं, मेरा सवाल ये है कि वही एजेंसियां जब मनीष सिसोदिया को उठाती हैं तो कांग्रेस कहती है कि नहीं ठीक काम हो रहा है, और जब उनके नेता से सवाल जवाब करती हैं तो फिर बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आपको मामले का फर्क समझना पड़ेगा, मैं आपको ईडी का फैसला इसलिए वो मैं पूछताछ इसलिए मैं रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ कि उस वक्त ही कांग्रेस ने ये रूपरेखा बना ली थी कि दादी की तरह पोते की सियासत को पंख लगाने की हम कोशिश करेंगे। मैं उस बात पे बात कर रहा हूँ, मैं ईडी की और आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की जो भावी रणनीति है उस पर बात करना चाह रहा हूँ। आपका सवाल ही उसी पे था। मैं यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे यही तो समझ रहा हूँ, क्या अब वो बात पीछे रह जाएगी? ये जो राजनीतिक, हाँ, इस पे एक सवाल फिर आपका सवाल, तो क्या अब चूंकि राहुल गांधी के ऊपर ही है ये सारा मामला कि वो कैसे विपक्ष को जोड़ते हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा इस चीज को, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस किस तरीके से इसको राजनीतिक रूप से घुमाती है। कि कांग्रेस की लीडरशिप पे आज कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी नहीं है, आज कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी अपनी एक अभी टीम बननी है, उनको ये डिसाइड करना है कि वो किस तरीके से इसको देखते हैं। आज अब कांग्रेस की ये जो जिस तरीके की मीटिंग अभी चल रही है तो उसमें क्या फैसला होता है, हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने दोपहर को एक इशारा किया था इस मुद्दे को लेकर वो कहें देश भर में आज अगर, लेकिन अब वो नारा तो एक शेर ने 100 लंगूर वाला नारा तो आप सुने नहीं दे सकते। नहीं, वो मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि कल से पहले तक जो बयान ममता जी के हमने सुने, बाकी सबके सुने, और कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आया था कि साहब, है ना, तो उसमें लग रहा था कि कहीं अलग अलग 3 भागों में विपक्ष एक तरीके से विभाजित होता। बिल्कुल, आनंद जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ। आनंद जी ने जो बात कही विपक्ष की एकता वाली, मैं उससे सहमत हूँ, मैं उससे अलग नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के बयान राहुल गांधी के पक्ष में आए हैं, बिल्कुल जी आप रहिए हमारे साथ। मैं अब अनंत मिश्रा जी से समझना चाहूंगा। अनंत जी, कांग्रेस के पास एक अवसर है, क्योंकि देखिए टीआरएस भी उनके साथ में इस मामले पे खड़ी है, आम आदमी पार्टी भी बोली है, वो सारे दल बोले हैं, ममता बनर्जी भी बोली हैं, जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे। देखिए अभिषेक जी, आज अभी आपने अखिलेश यादव का अगर बयान सुना हो, उन्होंने सीधे राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है उस पर कोई उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की भी गई है। आप ये जो लाइन है इसको समझिए कि हमारे लोगों पे अगर कुछ होता है तो कांग्रेस चुप रहती है। मनीष सिसोदिया अगर जेल जाते हैं तो संदीप दीक्षित कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। सत्येंद्र जैन के बारे में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की क्या राय है? मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष की एकता सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, और कांग्रेस के पास इस देश में मौके भुनाने के बहुत अवसर आए। अभिषेक जी, 2016 का आपको याद होगा, 8 नवंबर की जब नोटबंदी की घोषणा हुई, देश कितना परेशानी में रहा, आप हम सब परेशानी में रहे, बहुत बड़ा मुद्दा था जो जनजीवन बड़े मुद्दे हैं, लेकिन महंगाई है, कांग्रेस बयानों से ऊपर उठ पाई क्या? आज भी ये मुद्दा आज चूंकि राहुल गांधी से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस के सारे नेता एकजुट हो गए, सब दिल्ली से सारे नेता, अशोक जी भी दिल्ली पहुंच गए। अगर ये मामला किसी और कांग्रेस के सांसद का होता तो क्या कांग्रेस इतना मजबूती से खड़ी होती? सवाल यह है कि कांग्रेस में जब एक परिवार पर संकट आता है तो कांग्रेस ऐसे लगता है कि जैसे देश पर संकट आ गया हो, लेकिन कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के नेताओं पर जब संकट आता है तो कांग्रेस उसको उस रूप में नहीं लेती। विपक्षी एकता तब संभव है जब विपक्ष पे किसी पे भी पार्टी पे संकट आए, किसी नेता पर आए और सारे नेता हो, एकजुट हो। ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी अगर मेघालय में जाते हैं और ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि वोट कटवा पार्टी, अगर ममता बनर्जी को वोट दिया तो भाजपा को आप जिताओगे, और ममता बनर्जी राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए कहती है कि बंगाल में ये कम्युनिस्ट के साथ मिलकर अगर लड़ते हैं तो ये भाजपा की मदद करते हैं। तो जब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे टकराव मुद्दा आता है ना, तब विपक्षी एकता धूमिल हो जाती है। प्रतीक जी, ये लड़ाई कांग्रेस अकेले तो नहीं लड़ सकती, ठीक है ना, मामला अदालत में अकेले भले ही लड़ा जा सकता है। कल तक प्रतिपक्ष को लेके साफ दिखाई दे रहा था कि आपके कांग्रेस और अन्य प्रतिपक्ष के बीच में थोड़ी दूरी है। क्या ये समझा जाए कि लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच ही होगी, यहां से कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझेगी कि प्रतिपक्ष को एक किया जाए?
देखिए, जब से अडानी वाला मुद्दा उठा है, जब आया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद में राहुल गांधी जी ने बोला, और तो आपने देखा होगा लगातार 16 प्रमुख विपक्षी जो पार्टियां हैं कांग्रेस के साथ आकर के खड़ी हुई और वो अपनी आवाज बुलंद करी और लगातार आवाज कांग्रेस के साथ बुलंद किए हुए। और आज भी जब मार्च निकाला है तब भी साथ में अभी आपने जवाब दीजिए। आनंद जी ने एक बात कही कि कांग्रेस इसमें कोई बहुत बड़ी पार्टी है, एक्टिव तभी होती है जब उनके बड़े नेता यानी गांधी परिवार से किसी व्यक्ति पे कोई संकट आता है। नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप आधी अधूरी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब संसद के बाहर से जब महंगाई के विरोध में जब रैली निकाली थी जिसमें राहुल गांधी जी और अन्य सांसदों को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, तो वो जनता का मुद्दा था। महंगाई के लिए हमेशा हमने जो शिकायत आप कर रहे हैं, के लिए जो शिकायत आवाज नहीं उठाई, हमने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, जो शिकायत आप कर रहे हैं वही शिकायत आम आदमी पार्टी भी कह रही है। उनके लिए आप कुछ और बोलते हैं जब उनका मंत्री स्तर का नेता देखिए, मैं उसकी बात पे बताता हूं कि अगर आप ईडी की कार्रवाई हम कहते हैं कि करिए, आप सबके खिलाफ करिए, पक्ष के खिलाफ भी करिए ना, विपक्ष के खिलाफ ही क्यों कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो कार्रवाई के बाद में उसका अंजाम क्या हो रहा है वो अंजाम तक तो पहुंचाइए। अंजाम निकल नहीं रहा, सिर्फ डराने के अगर काम करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मुराद अली जी, अब आगे क्या? ऐसा तो नहीं कहीं बूमरैंग हो जाए मामला? अभिषेक जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी के शेर का जवाब शेर से देना चाहूंगा। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल ये है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। और दूसरा शेर भी आप सुन लीजिए कि शऊर नहीं जिसको खुद के बदलने का, खुदा भी उस कौम की कोई मदद नहीं करता। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, राहुल गांधी जी की लिस्ट में जयराम रमेश जी, खड़गे जी, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको बदनामी गाली देने का लाइसेंस चाहिए इस देश में, और न्यायपालिका पर इनको विश्वास नहीं। समय कम है। सुरेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? सुरेश जी, एक मिनट, फाइनल कमेंट्स। कुल मिला के यह है कि ये एक राजनीतिक बवाल खड़ा होने वाला है देश के अंदर। कितना बड़ा बवाल खड़ा होगा ये कांग्रेस पर निर्भर है। जी ठीक। आनंद जी, अवसर है कांग्रेस के पास। सुरेश जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि बवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस पर निर्भर करेगा कि वो किसको किस तरह करती है। वो सिर्फ एक परिवार तक अगर सीमित रहती है, राजनीति में, लोकतंत्र में, इस देश में, अभिषेक जी, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो 350 सीटें। एक बात ये बताइए जल्दी से 40 सेकंड में, वो बवाल कब खड़ा होगा? बेरोजगारी, महंगाई, और अब तो कांग्रेस के नेताओं पर भी सामने आपको दिखाई दे रहा है, वही खुद कह रहे हैं कि साहब बड़ा संकट है, जनता पे तो है ही है, उनके नेताओं पे भी संकट है। इसका तो जवाब अभिषेक जी कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता ही दे सकते हैं कि वो इसको कितना बड़ा मुद्दा बना सकते हैं या बनाएंगे, और विपक्ष को एकजुट करने में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आगे देखते हैं होता है क्या। महान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, जब आप पंख खोलेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार। ना गलत दिखाएंगे, ना ही गलत सुनाएंगे, और ना गलत बताएंगे। हर कसौटी